हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज हम 10th पॉइंट लेंगे। इसके पहले के जितने भी पॉइंट्स है और जितना भी चैप्टर है वो मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको चाहिए तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो, अगर शुरू से अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी एक्सप्लेनेशन के जो भी लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आंसर्स वगैरह सब कुछ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। डिस्क्लोजर, द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज और ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन। अभी देखिए हम अकाउंट्स तो बनाते हैं, है ना, लेकिन अकाउंट्स बनाते वक्त एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फीलिंग होती है, और जो सामने वाला जो रीड करने वाला है अकाउंट्स उसकी फीलिंग ये होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाली गई है वो पूरी ट्रू है, सही है। ओके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सही पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन डॉक्यूमेंट्स को बनाया गया है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी प्रॉफिट है बताया गया है, लॉसेस बताया गया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू है, सच्चाई है इसके अंदर। ओके, और द अकाउंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, मतलब मटेरियल इन्फॉर्मेशन मतलब ये हो जाता है कि फैक्ट्स। ओके, और मटेरियल मतलब अगर जैसे कि देखिए हम डील ही करते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कैश वगैरह सबसे, है ना, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ हो जाती है, कोई सपनों की या ड्रीम वाली चीज़ नहीं है ये। तो मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, जो कि मॉनेटरी है, जो पैसे से रिलेटेड है ना, वही हम लोग अकाउंट्स के अंदर डालते हैं। बाकी हमारे पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह उसको उसमें नहीं डालना है। The accounting reports should disclose full and fair information to the related parties. अभी रिलेटेड पार्टीज कौन हो जाते हैं, हमने हमारे सेक्रेटरियल पार्टीज में भी देखा है और अकाउंट्स में भी देखा है अब तक के। रिलेटेड पार्टी जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, जो सोच रहे हैं हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो हो गई पार्टी। गवर्नमेंट हो गया, अगर हम कुछ टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट की हमको कुछ पॉलिसीज चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहते हैं हम उसका, या फिर लोन वगैरह लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट के कुछ ना कुछ स्कीम्स आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, हम शेयर्स इशू करना चाहते हैं, या फिर हमारे कस्टमर्स क्यों ना हो जो हमारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, और इन्वेस्टर्स हो गए, मतलब बहुत सारे लोग हो। बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली, रिलेटेड टू पार्टीज जो हो जाता है, पार्टीज वर्ड हो जाता है। बहुत सारे लोग जो हमारे कंपनी से रिलेटेड है, तो उन लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फुल मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमने डाली है, उसमें अप टू डेट होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, फेयर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सच्चा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, और अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा डाला है आधा नहीं डाला है, पूरे हमारे बुक्स जो है वो टैली होना चाहिए और सच ट्रू होना चाहिए। The financial position and performance should be disclosed very honestly to all users. मतलब भले हम लोग लॉसेस में क्यों ना जा रहे हो, तो हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखाए, नहीं हो, हमारा जितना प्रॉफिट है उतना ही दिखाए। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं हम लोग, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो दिखाओगे तो उसमें भी लॉसेस है, क्योंकि फिर आपका टैक्सेस बढ़ जाते हैं, उसका कैलकुलेशन कुछ और ही डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये इसलिए बेटर है कि ऑनेस्ट रहो, सच्चे ही रहो। बहुत लॉसेस भी अगर आप कम लॉसेस हो रहे तो बहुत लॉसेस भी मत दिखाओ। ओके, ताकि सामने वाला इंटरेस्ट ही ना दिखाए आपके इसमें बिजनेस में। जितना है उतना जेन्युइन, जितना बिजनेस है वो दिखाना चाहिए। द फाइनेंशियल पोजीशन मींस द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मींस बिजनेस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये हो जाता है, देखिए अभी हम जो भी बिजनेस होता है ना, बिजनेस के हिसाब से हम अपने फाइनल अकाउंट्स जो होता है ना, रिपोर्ट जो होते हैं ना, वो बनाते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी मेरी है ना, तो हर उसको बैलेंस शीट तो बनाना ही है हमको, है ना, बैलेंस शीट तो हम लोग बनाते हैं। अभी मैंने आपको पिछले टाइम भी बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है, ये दो टाइप के होते हैं। इनमें हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी कंपनी बनाएंगी। तो वो कंपनी जिसका मेन मोटो है प्रॉफिट कमाना, तो जो बिजनेस करना, तो उसको वो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और वो लोग हो जाते हैं जिनका मेन मोटो है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना या उसके मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन उनका मेन इंटेंशन कमाई नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है बाबा। तो वहां पर वो उनका जो भी इनकम कमाई है ना, उसको वो प्रॉफिट नहीं बता सकते। वहां पर वो क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। और बैलेंस शीट तो बनाते ही समझो सब लोग। तो ये जो बुक्स हो जाते हैं ना, बैलेंस शीट हो गया, ओके, देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है वो अपना कौन दिखाता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ये इन्हीं सबको देखकर मद्देनजर लग के सामने वाले को एक ग्लांस मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि सामने वाला किस पोजीशन में है और भले मैं उसमें इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, या उसके फ्यूचर प्लान्स वगैरह कैसे, ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज में भी जो होते हैं ना, उन लोगों को भी काफ़ी फायदा होता है इन चीज़ों से। ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज शुड बी रिलेवेंट, मतलब सही होना चाहिए, रिलायबल जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं, कंपेरेबल मतलब कंपेयर कर सकते हैं हम दूसरी कंपनी से रिलेटेड कि अगले आज वो लॉसेस में जा रहा है पर क्या उसने ऐसे कदम उठाए हैं ताकि वो आगे के 2 महीने में या 3 महीने में फायदा कर सकता है अपना। एंड अंडरस्टूड बाय ऑल द कंसर्न्स अथॉरिटी। मटेरियलिटी देख लेते क्या है। According to this convention, financial statement should disclose all material items which might influence the decision of the users of financial statement। अभी देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी यूज कर रहा है ना, ये सब स्टडी करने के लिए जो भी लोग रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि गवर्नमेंट लोग होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, ये सभी जो है ना वो लोगों को एक कहाँ से आइडिया मिलता है कि इसमें इन्वेस्ट करे या नहीं करे, या इनको लोन दे या नहीं दे, जो भी है ये इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलता है। तो इट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स विच माइट इन्फ्लुएंस। मटेरियल आइटम्स मतलब जो जहाँ जहाँ उसने पैसा डाला है, एसेट्स डाले हैं, लाइबिलिटीज वगैरह जो भी है ना, ये उसका सही होना चाहिए। Hence, any item which is not significant and is not relevant to the users need not be disclosed in the financial statement। अभी देखिए मतलब जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं है ना, उसे डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपका लॉसेस तो हो गया, लेकिन आपने बाबा कौन सा प्रोजेक्ट लिया था, उसके अंदर ऐसे ऐसे गलत स्टेप कर लिए या गलत डिसीजन ले लिया, इसके वजह से आपको लॉस हो, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री डालने की ज़रूरत नहीं है। लॉस हुआ है, लिख दो, टू द पॉइंट लॉस हुआ है। ओके, दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अभी देखिए ये जो होता है ना, अभी हमने हमारे पिछले वीडियो में क्या देखा था कि देखिए सही ऑनेस्टली तो बताना है हमको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है ना, कुछ लोग इनकम टैक्स वगैरह बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ही लॉसेस दिखा देते हैं, है ना। तो देख दिखा के करना है, थोड़ा सा दिखा, थोड़ा प्रॉफिट दिखाना है, थोड़ा लॉसेस दिखाना है, बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट नहीं दिखाना है वरना टैक्स बढ़ जाएगा आपको, है ना। या फिर आगे चल के डिविडेंड वगैरह आपको बांटना पड़ते हैं शेयर होल्डर्स को, तो पता चला आपने लॉसेस तो बहुत दिखाया लेकिन पॉकेट में इतना पैसा तो आया ही नहीं आपके, फिर क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर्स बगावत कर बैठेंगे, बोलेंगे हमको इतना डिविडेंड दे रहे नहीं आप लोग। वो मतलब वो इसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, बहुत किधर के किधर, है ना। स्ट्राइक्स हो जाएंगी, बहुत कुछ हो सकता है, या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, एम्प्लॉयज़ को बोनस ही नहीं दे रही है, ऐसा थिंकिंग हो जाता है लोगों का। तो इसीलिए ये हमने पिछली बार देखा था कि सोच समझ के हमको करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर। मतलब पहला तो हमने क्या सोचा था कि हमको सब कुछ बताना है ना, जो भी सामने हमारी बैलेंस शीट में सबको डिस्क्लोज करना है। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट में हम लोग क्या बताते हैं, हमने क्या सीखा कि जो क्लाइंट आया है उसको जो ज़रूरत है उतना ही इन्फॉर्मेशन उसको देना है, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देना। मतलब ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल हो गया, मतलब वो क्लैश जा रहा है ना। जो हमने पहले के पॉइंट में पढ़ा था कि हमको फुल डिस्क्लोज करना है सब कुछ सामने, और इस पॉइंट में जो मटेरियलिटी पॉइंट है इसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ टू द पॉइंट बताना है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो क्रॉस हो जा रहा है ना। यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल इज बेसिकली एन एक्सेप्शन। मतलब सिर्फ इतने ही पॉइंट के अंदर जो है हम सीखेंगे कि ये एक्सेप्शनल हो गया, इतना ही पॉइंट की जो कस्टमर आया है उसको जो इतना ज़रूरत है उतना ही बताओ, सब कुछ उसके सामने खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है। द टर्म मटेरियलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। मटेरियलिटी डिपेंड ऑन दी अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। अभी मटेरियलिटी में कौन सी चीज़ें कंसीडर होती है, कौन सी चीज़ें हम गिनी जाएंगी। पहला तो वो कि अमाउंट मतलब पैसा, जो कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी लेन देन हमने किया है उसके अंदर जितना पैसा लगा हुआ है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियलिटी के अंडर हम गिनेंगे। देन साइज ऑफ द बिजनेस, बड़ा बिजनेस है छोटा बिजनेस है उस हिसाब से। द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन सामने वाला मांग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पर्सन मेकिंग डिसीजन, अभी किस लिए वो बंदा आया है, हमें टैक्स लगाने के लिए आया है या हमारे अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आया है, उसकी थिंकिंग को मद्देनजर रख के उसके सामने हमको वो सब इंफॉर्मेशन रखनी होगी। एन आइटम मटेरियल टू वन पर्सन में बी इमटेरियल टू अदर पर्सन। अब देखिए, अभी अगर सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आ गए मेरे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो उनका सपोज
मुझे उनसे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, ओके, तो उनके सामने तो ऑब्वियसली सही सब कुछ तो रखना ही है हमको, या फिर कुछ इंक्वायरी करने के लिए आ गए हैं हमारे कंपनी में, तो उनके लिए जो पेपर्स हम लोग दिखाएंगे तो हम लोगों को सब कुछ सामने रखना है। लेकिन अगर कोई बंदा आया है शेयर होल्डर, उसको शेयर्स खरीदने हैं, लेकिन इंक्वायरी करने आया बाबा ये कंपनी कैसी चल रही क्या, तो मुझे उसके सामने सब कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके सामने सिर्फ वही चीज़ें रखूंगी जो कि बाबा उसके फ़ायदेमंद की है, कि जब मुझे कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कहा मेरी कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया, ताकि अगर वो इन्वेस्ट करे तो उसको फ्यूचर में कहाँ फ़ायदा पहुँचेगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा। या फिर सपोज़ कोई आ गया है, हमको लोन लेना है और हम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, हमारी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, हम उनको बोलते हैं कि हमको लोन दो, तो हम उनके सामने ऐसा नहीं बताएंगे कि हम कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में, थोड़ा सा थोड़ा एडजस्ट करके ऐसा थोड़ा दिखाना पड़ेगा हमको, क्या बाबा हमको एक्चुअली पैसे की ज़रूरत है, हमको लोन चाहिए, तो इस हिसाब से वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देंगे तो वो क्या अच्छा खासा आपको इंटरेस्ट लगा देगा। तो देख के करना है, ऐसा नहीं कि झूठी इन्फॉर्मेशन मत दो, लेकिन सब कुछ सामने रखने की ज़रूरत नहीं है। जो कि अभी देखिए, अगर लोन लेने जा रही हूँ तो मैं इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट वाले जो लोग आएंगे उनके सामने जो पेपर रखूंगी वो उठा के मैं शेयर होल्डर के सामने रखूंगी क्या? नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत की नहीं है। मैं उसके सामने बस वही सामने इंफॉर्मेशन रखूंगी जो कि उसके लिए ज़रूरी है। ओके, सब कुछ कोई तीसरे का बंदे का कुछ इन्फॉर्मेशन उठा के कोई और ही बंदे के सामने रखना ये ज़रूरी नहीं है। ओके, जैसे कि अभी और भी अगर सपोज मुझे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, मैं गई और वहाँ पर मैं अपना बैलेंस शीट नहीं दिखाते बैठूंगी, मैं वहाँ पर क्या बोलूँगी, मुझे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, मुझे अपना मशीनरी दिखाओ, तो मशीनरी देखूंगी और वो कितने का है पैसे दूंगी और आ जाऊंगी। वहाँ पर मैं मेरे बैलेंस शीट दिखाते बैठूंगी क्या? नहीं। तो यहाँ पर वो ऐसा होता है। ओके, देन मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये देख लेते क्या। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विथ एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अर्न द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। अभी देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब से कब तक होता है? पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च से लेके तो 1 अप्रैल तक के इसको लीगल फाइनेंशियल ईयर हम मानते हैं, अकाउंटिंग पीरियड ये होता है। ओके, अब इस ईयर के अंदर इतना, ये पूरा 1 साल का ड्यूरेशन होता है। ओके, अब इस साल के अंदर रेवेन्यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, रेवेन्यूज मतलब जितना भी हमने हमारी कमाई हम यहाँ पर गिनेंगे। अब इसको कैसे करेंगे यार? मैच विथ एक्सपेंसेस इनकर्ड, अभी जितना भी हमारा खर्चा हुआ है और जितना भी हमारा कमाई हुई है या प्रॉफिट हुआ है उसको हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड टू अर्न, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा उसका रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? माइनस करके वो रेवेन्यू मिल जाएगा हमको उस साल का। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये हमने देखो पिछले वीडियो में भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, पिछले वीडियो में। तो ये यहाँ पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट लागू होगा। क्या है तो आप मेरे वीडियो पे जाके चेक कर लीजिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते। कॉन्सेप्ट फिक्स द टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्टेटस। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि एक मतलब मैं उतने ही टाइम ड्यूरेशन का प्रॉफिट भी ले लूँगी या इनकम भी ले लूँगी एंड लॉसेस भी ले लूँगी एंड या फिर एक्सपेंसेस ले लूँगी और उसको कंपेयर करूँगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 2 साल का प्रॉफिट लिया है और 1 साल के मैं लॉसेस ले रही हूँ, नहीं, 2 साल का मतलब 2 साल का पूरा, 1 साल का तो 1 साल का पूरा, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, उतने ही पीरियड के लिए। आगे देखते हैं। All expenses paid during the period are not considered, but only the expenses related to the accounting period are considered. Okay. अभी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उतना ही अकाउंटिंग पीरियड का जो साल का है उतना ही खर्चा हम लोग कंसिडर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी ये देखिए, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी होती है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बाकी है ना, बाकी है, सामने वाले से मैंने माल उठा लिया, अभी उसको पैसे देना बाकी है, तो ये जो वर्ड बाकी है ना मतलब उधार हो गया, उसको बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि समझो मैंने उठाया 2000 का माल, लेकिन मैंने उसको 4000 पे कर दिए और मैं बोलूँगी कि मैं चल और 2 महीने के बाद आके वो माल लेकर चले जाऊंगी, भले उसका या फिर रेडी नहीं होगा रॉ मटेरियल, तो चल पेमेंट तो पूरा ले ले,
4000 ले ले, लेकिन अभी एट प्रेजेंट उसने मेरे को सिर्फ 2000 का ही माल दिया है, 2000 का माल पेंडिंग है 4000 में से। तो ये जो बाकी के 2000 हो गए, ये क्या हो गया, प्रीपेड। मतलब मैंने उसको, जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज करते हो ना, प्रीपेड करते हो, फिर आप यूज कर लेते हो और उसके बाद में पैसे आपके जीरो हो जाते हैं। मतलब क्या हो गया, आपने एडवांस पेमेंट जो होता है उसको बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस में गिना जाएगा कि हमारा खर्चा तो फ्यूचर में होने वाला था पर आज ही हम उसको भर के बैठे हैं। एंड अक्रूअल एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज, रेवेन्यू मतलब हमारे पास कुछ जैसे अनअर्न्ड रेवेन्यूज मतलब कोई पैसा आना बाकी है, प्रॉफिट होना बाकी है, उसको बोलेंगे। ओके, तो ये सब कुछ आता है। देन ऑल्सो ड्यू प्रोविजंस आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। और क्या आएगा इसके अंदर, देखिए डेप्रिसिएशन आएगा, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स का। अभी हमने हमारे ऊपर के पॉइंट में पिछले वीडियो में क्या देखा था कि फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं, जिस कीमत में मैंने आज खरीदा, सपोज तो 4 साल के बाद भी मैं फिक्स्ड एसेट्स का रेट अगर 3 लाख में खरीदा है तो 3 लाख ही लिखूंगी, लेकिन उसके अंदर एडजस्टमेंट कर दूंगी मैं क्या, कि डेप्रिसिएशन, कि 3 साल के बाद अगर मैं उसका कैलकुलेट कर रही हूँ फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू, तो 3 लाख मैंने खरीदा था तो हर साल में 3 लाख ही लिखते जाऊंगी, लेकिन हर साल में क्या करूंगी, कुछ % डेप्रिसिएशन उसमें माइनस करूंगी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो भी मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, वक्त के साथ साथ उनकी वैल्यू थोड़ी कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि वो ऑब्वियसली मटेरियल है, वक्त के साथ वो यूज़ होता है, घिसता है, उसके पार्ट्स खराब होंगे, मैं उसको रिपेयर करूंगी, या फिर कोई भी चीज़ हो, भले वो भारी मेरी कार क्यों ना हो, जैसे ही वो शोरूम से निकल जाती है ना, तो ऐसे समझो वो अगर मैं बेचने दूसरे दिन क्यों ना निकालूँ, वो सेकंड हैंड हो जाती है, उसका वैल्यू हाफ हो जाता है। फिर ये फिक्स्ड एसेट्स का ऐसे ही होता है। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन का, आई होप आपको समझ गया हो। देन बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है कि मैंने किसी को उधार में कोई माल दिया और वो बंदे ने मुझे पैसे रिटर्न नहीं किए उस साल, तो वो क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया मेरे लिए। मतलब पैसे आने तो थे, आउटस्टैंडिंग थे, मेरा पैसा आना बाकी था, लेकिन उसने नहीं भरा, तो फिर वो क्या हो गया, मेरे लिए नुकसान हो गया, तो बैड डेब्ट हो गया। Relating to the accounting period, thus it matches the revenues earned during an accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenues before sharing any profit or loss. With the expenses incurred during that period to earn the revenues, मतलब वही मैंने आपको अभी जो ऊपर समझाया वही है। अभी देख लेते हैं आगे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS एंड IFRS क्या होता है। ओके, तो ये देखिए अभी हो गया ये 17 मिनट का वीडियो। तो मैं क्या करती हूँ, अगले वीडियो में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ले लूँगी। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको क्लिक करो, आपको पूरा शुरू से सब वीडियो मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और कमेंट करना ना भूलना। पूरा वीडियो देखा करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। कॉमर्स है, 11th है, आपका बेसिक है, ये पक्का नहीं हुआ तो आगे आपका 12th और पूरा ग्रेजुएशन आपको ठीक से नहीं हो पाएगा। ओके, तो 11th है, बेस अच्छा करो तो आप नेट सेट भी इजीली पास कर जाओगे। अगर आपको आगे करना हो तो डिफ़िकल्ट एग्जाम होती है, पर चाहो तो कर सकते हो। 11th 12th बेसिक अपना अच्छा कर लो तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ वीडियो डालने की। तो चलिए एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, अपने प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।